हमारे सौरमंडल के अंधेरे कोनों और अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा प्लूटो ग्रह, जो कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, इसने लोगों और वैज्ञानिकों की कल्पनाओं में अपनी जगह बना ली थी। सन 1930 में इसकी खोज के बाद से प्लूटो हमारे लिए एक रहस्य बना रहा, लेकिन सन 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने एक ऐतिहासिक फ्लाईबाय किया और तब हमें प्लूटो की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि प्लूटो पर हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहस्यमय चीजें चल रही थीं। न्यू होराइजन ने प्लूटो की डायनामिक और कॉम्प्लेक्स दुनिया का नजारा हमारे सामने पेश कर दिया था, जहां बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक अस्पष्ट और धुंधला एटमॉस्फेयर हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने प्लूटो को स्टडी किया, एक बहुत ही विचित्र सवाल उभर कर सामने आया। क्या प्लूटो की इस बर्फीली दुनिया में कहीं जीवन छिपा हुआ है? पहली बार देखने पर प्लूटो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जीवन के लिए बना है। ये बहुत ही ठंडा है, जहाँ का तापमान करीब -225 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये सूरज से बहुत दूर है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है। इतने हालात खराब होने के बावजूद भी हाल ही की कुछ खोजों ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया है। इन खोजों से लगता है कि प्लूटो पर जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो दबे पड़े हैं प्लूटो की जमी हुई सतह के नीचे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं प्लूटो पर छिपे हुए जीवन की संभावनाओं को। हम उस ग्रह पर कंडीशंस को एग्जामिन करेंगे, साथ ही न्यू होराइजन की कुछ सरप्राइजिंग डिस्कवरीज को भी देखेंगे, जो वहां के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन होने के संकेत देती है। सवाल काफी बड़ा है, क्या प्लूटो इतनी गंभीर परिस्थितियां होने के बावजूद भी जीवन को संजोए बैठा है? प्लूटो की परिस्थितियां। प्लूटो पर जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ड्वार्फ प्लैनेट पर मौजूद परिस्थितियों को समझना होगा। काइपर बेल्ट में मौजूद एक इलाका, जो हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून से कहीं आगे है, ये इलाका आइसी बॉडीज से भरा पड़ा है। माना जाता है कि ये बॉडीज हमारे शुरुआती सौरमंडल के अवशेष हैं। प्लूटो भी इसी इलाके में इन्हीं आइसी बॉडीज का ही एक पार्ट है। ये एक बेहद ठंडी और जमी हुई दुनिया है। इसकी सतह मुख्य रूप से नाइट्रोजन आइस की बनी है, जिसमें कुछ ट्रेसेस मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आइस के मिल जाते हैं। प्लूटो की सतह का तापमान सौरमंडल के कुछ सबसे कम तापमानों में गिना जाता है, जहां एवरेज टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है कि अगर प्लूटो पर अगर पानी हुआ भी, तो वो जमा हुआ एकदम ठोस होगा। जिस जीवन को हम जानते हैं, वो जीवन इतने कठोर वातावरण में नहीं पनप सकता। हालांकि हाल ही में हुई खोजें ये इशारा करती हैं कि प्लूटो जितना दिखाई दे रहा है, वो जीवन के लिए उतना कठोर शायद नहीं है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर आशा की कुछ किरणें दिखाई दी हैं। नासा के न्यू होराइजन मिशन ने जो सबसे विचित्र खोज की है, वो प्लूटो की सतह के नीचे सब सरफेस ओशंस की मौजूदगी को लेकर है। इस छिपे हुए महासागर की खोज प्लूटो के एक सरफेस फीचर की ऑब्जर्वेशन करने से सामने आई। स्पुतनिक प्लैनेट या प्लूटो पर मौजूद दिल के आकार का एक बड़ा सा इलाका। माना जाता है कि ये एरिया नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ से बना हुआ है। ये इलाका एकदम स्मूथ है। एक दो क्रेटर के अलावा यहाँ कोई गड्ढे दिखाई नहीं देते। ये प्लेन इलाका माना जाता है कि अपने रिसेंट पास्ट में जियोलॉजिकली एक्टिव रहा है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर हैं कि प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस की सहायता से प्लूटो पर उन्हें जो भी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, वो उन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लूटो की सतह पर देखी गई लकीरें और क्रैक्स इसकी सतह के नीचे ओशंस में होने वाले एक्सपेंशन की वजह से बने हैं। जब पानी जमता है तो वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस की वजह से फैलता और एक्सपेंड होता है, और यही इफेक्ट हमें प्लूटो की सरफेस पर भी देखने को मिला है। न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस पर अमोनिया भी डिटेक्ट किया, जो प्लूटो की सतह के नीचे पानी के समुद्रों की हमारी सोच को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, क्योंकि अमोनिया किसी एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट काफी नीचे चला जाता है और वो टेम्परेचर माइनस में जाने पर भी नहीं जमता। अगर प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस मौजूद हैं, तो वो जीवन के लिए एक आइडियल जगह हो सकती है।
पृथ्वी पर भी हम कई जगहों पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जीवन को पनपते हुए देखते हैं, जैसे कि गहरे समुद्रों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास, जहां के जीव बिना सूरज की रोशनी के केमिकल एनर्जी के सहारे जीवित रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां प्लूटो पर भी हो सकती हैं, जहां जीवन उनकी बर्फीली सतह के नीचे कुछ केमिकल रिएक्शंस और जियोथर्मल एनर्जी के सहारे ही पनप रहा हो। जहां तक हमने प्लूटो को समझा है, यहां संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। एविडेंस ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी। न्यू होराइजन मिशन से एक और आश्चर्यचकित कर देने वाली खोज प्लूटो पर चल रही जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत थे। फ्लाईबाय से पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लूटो एक ठंडी और खत्म हो चुकी दुनिया है, जहां कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो उन्होंने देखा वो एक लैंडस्केप था जो उनकी एक्सपेक्टेशन से एकदम अलग था। प्लूटो की सतह पर अनेकों तरह के भूभाग देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत बड़े प्लेन एरियाज हैं, कुछ बड़ी बड़ी चोटियां और पहाड़ हैं, और कहीं पर गहरी घाटियां हैं। लेकिन एक बहुत बड़े दिल के आकार का इलाका स्पुटनिक प्लैनेटिया सबसे विचित्र पाया गया। ये इलाका बहुत बड़ा बर्फीला समतल इलाका है जो ज्यादातर नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, और इसकी ऊपरी सतह हाल ही में बनी हुई लगती है। यहाँ पर कुछ ही इम्पैक्ट क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि स्पुटनिक प्लैनेटिया की सतह बार बार बन रही है। संभव है कि उस बर्फीली सतह के नीचे मौजूद सब सरफेस ओशन में कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। प्लूटो पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज से जुड़े कई और साक्ष्य भी प्लूटो की पहाड़ियों से मिले, जो कि प्राइमरली वाटर आइस की बनी हुई हैं। ये पहाड़ 350 मीटर तक ऊंचे हैं। इतने ऊंचे और बड़े पहाड़ों का मतलब ये है कि प्लूटो की क्रस्ट एक मजबूत और स्थिर वाटर आइस की बनी हुई है, जो इतने मैसिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के काबिल है। वाटर आइस के बने पहाड़ और नाइट्रोजन आइस के समतल क्षेत्र प्लूटो पर एक जटिल और एक्टिव जियोलॉजी को दर्शा रही हैं। लेकिन एक सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था वो ये है कि आखिर प्लूटो पर इन एक्टिविटीज को ड्राइव कौन कर रहा था। प्लूटो के कोर में रेडियोएक्टिव डिके की वजह से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा को एक संभावना के तौर पर देखा गया। जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से हीट रिलीज होती है, जो इतनी ज्यादा होती है कि सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्लूटो की सतह पर डिराइव कर पाए। एक और विचित्र संभावना क्रायोवोल्केनिज्म या फिर कहें तो आइस वोल्केनोज की है। प्लूटो पर ट्रेडिशनल वोल्केनोज की तरह मोल्टेन रॉक या लावा नहीं निकलता, बल्कि यहाँ के वोल्केनोज पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी चीजों को इरप्ट करते हैं। न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस पर बहुत बड़े डोम लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा था, जो कि संभव है कि क्रायोवोल्केनोज हो सकते हैं। और यदि ऐसा है तो ये प्लूटो पर सब सरफेस ओशन होने का एक बहुत बड़ा सबूत होगा। इससे पता चलता है कि सतह के नीचे से लिक्विड वाटर और कुछ केमिकल्स इसकी सतह के ऊपर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से एक तो नई सतह बन रही है और दूसरा सतह के नीचे लिक्विड वाटर की पुष्टि हो रही है। प्लूटो पर एक्टिव जियोलॉजी की खोज होना इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को और भी बढ़ा देता है। धरती पर भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइफ को सपोर्ट करने में एक बड़ा किरदार निभाती हैं। यदि अगर सेम एक्टिविटीज प्लूटो पर भी हो रही हैं, तो जरूर प्लूटो के नीचे जीवन की संभावना बढ़ जाती है। पोटेंशियल फॉर लाइफ इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। प्लूटो पर सब सरफेस ओशन और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की खोज से बहुत सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? इसके उत्तर के लिए हमें जानना होगा कि ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पृथ्वी पर जीवन की परिस्थिति क्या है। हमारा ग्रह पृथ्वी, जहां बहुत ही एक्सट्रीम और इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस पर भी जीवन देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स उस पूरे इकोसिस्टम का आधार है जहां जीव सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि पृथ्वी की कोर से रिलीज होने वाली एनर्जी से खुद को सपोर्ट करते हैं। ये जीव केमिकल एनर्जी से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे केमियोसिंथेसिस कहा जाता है, जहां बैक्टीरियाज केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, जो कि इन ऑर्गेनिजम्स के लिए खाने का स्रोत भी है। इसी तरह अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियों के नीचे भी जीवन को खोजा जा चुका है। एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स और यहाँ तक कि गहराई में मिली चट्टानों में भी जीवन के अंश देखे गए हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं।
इससे पता चलता है कि जीवन लगभग हर तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेता है और इस तरह ये पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर जीवन इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाया जा सकता है तो ये यकीन करना मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही जीवन के अंश प्लूटो पर भी मौजूद हो सकते हैं। यदि प्लूटो पर वाकई एक सब सरफेस ओशन एग्जिस्ट करता है तो ये वहां पर जीवन के पनपने का बेहतरीन जरिया हो सकता है। हालांकि ये ओशन बहुत ही ठंडा और अंधेरे से भरा होगा, लेकिन जीवन ऐसे माहौल में ढलने का तरीका निकाल ही लेगा। धरती के एक्सट्रीमोफाइल्स की तरह ही वो भी एनर्जी के लिए केमिकल रिएक्शंस पर ही निर्भर करते होंगे। इसके अलावा प्लूटो पर जो अमोनिया और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिले हैं उनसे पता चलता है कि प्लूटो पर भी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। धरती पर अमोनिया अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन में एक अहम किरदार निभाता है, जिससे कि प्रोटीन्स बनते हैं और जो जीवन का आधार होते हैं। यदि ऐसी ही केमिकल प्रोसेसेस प्लूटो पर भी चल रही होंगी तो प्लूटो पर पृथ्वी जैसा जीवन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्लूटो पर परिस्थितियां जीवन को सपोर्ट करने लायक जरूर हैं, लेकिन हमें प्लूटो पर अभी तक जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत हैरान करने वाले जरूर हैं, लेकिन ये प्लूटो पर लाइफ के होने का प्रूफ नहीं है। प्लूटो पर जीवन को खोजने के लिए हमें और एक्सप्लोर करना होगा। फ्यूचर मिशंस एंड एक्सप्लोरेशन। न्यू हॉराइजन मिशन से हमें प्लूटो के बारे में जो भी पता लगा वो खुलासे वाकई हैरान करने वाले थे। इस मिशन ने प्लूटो को लेकर हमारी समझ को और भी ज्यादा विकसित कर दिया है और कुछ नए सवाल भी हैं जो इस दूर मौजूद दुनिया पर जीवन को लेकर हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं। इन सवालों के उत्तर तलाशने के लिए हमें भविष्य में प्लूटो पर मिशन भेजने पड़ेंगे। प्लूटो को स्टडी करने के लिए अभी एक एग्जिस्टिंग प्रपोजल मौजूद है जो प्लूटो पर एक ऑर्बिटर और एक लैंडर भेजने के बारे में है। ऑर्बिटर से प्लूटो को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी किया जा सकेगा, इसके एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया जा सकेगा, सरफेस मैपिंग और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साइंस को खोजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर लैंडर प्लूटो की सरफेस और सब सरफेस की डायरेक्ट मेजरमेंट्स हमें देगा। ये हमें प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस और वहां पर जीवन की संभावनाओं के संकेत देने का काम करेगा। एक और पोटेंशियल मिशन प्लूटो के एटमॉस्फेयर में एक प्रोब भेजकर इसकी सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जा सकता है। इस मिशन में प्लूटो के एटमॉस्फेयर और सरफेस की कॉम्पोजिशन पता करने के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऐसे कंपाउंड्स को खोजने पर जोर दिया जाएगा जो लाइफ को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। सीधा प्लूटो पर भेजे गए मिशंस के अलावा भविष्य में काइपर बेल्ट को एक्सप्लोर करके हम सौरमंडल के बाहरी किनारों पर जीवन के होने के संकेत खोज सकते हैं। काइपर बेल्ट प्लूटो जैसे कई और भी ड्वार्फ प्लैनेट से भरा पड़ा है। अगर हमें काइपर बेल्ट में कहीं पर भी जीवन के संकेत मिलते हैं तो प्लूटो लाइफ के लिए एक इजी टारगेट है। इसलिए हमें आने वाले कुछ दशकों में प्लूटो पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि न्यू हॉराइजन ने इसके ऐसे कई रहस्यों को हमारे सामने रखा है जिनके जवाब हम आज तक तलाश रहे हैं। 26 अगस्त सन 2014 एक हिस्टोरिक मोमेंट जब न्यू हॉराइजन ने नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस किया। ये स्पेसक्राफ्ट सीधा प्लूटो की ओर जा रहा था, लेकिन ये मोमेंट हमारे लिए खास इसलिए भी था क्योंकि इससे ठीक 25 साल पहले अगस्त सन 1989 में वॉयेजर 2 ने भी नेपच्यून को फ्लाई बाय किया था और ये इतिहास हम एक बार फिर दोहरा रहे थे। इससे पहले हमने नेपच्यून के बाद आने वाले किसी भी ग्रह को एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन 2015 में हमने वो इतिहास भी रच दिया न्यू हॉराइजन मिशन से। इस मिशन के दौरान हमने काइपर बेल्ट के राजा कहे जाने वाले प्लूटो और इसके अलावा भी कई काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया। पर अब हम दोबारा से वॉयेजर्स पर एक नजर डालना चाहेंगे कि ये काम तो वॉयेजर्स भी कर सकते थे। तो वॉयेजर्स को लॉन्च किया गया 1977 में और पूरे 1980s तक ये दोनों स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इतिहास बनाते गए। हमारे सोलर सिस्टम के चारों गैस जाइंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को इन्होंने डिटेल में स्टडी किया, पर लॉन्च के समय इनका कोर मिशन जुपिटर और सैटर्न सिस्टम को एक्सप्लोर करना ही था, जिसके लिए इन्हें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी लैस किया गया था। ये इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिकों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए दोनों ही स्पेसक्राफ्ट के मिशंस को और आगे बढ़ा दिया गया। अपने कोर मिशन को पूरा करने के बाद एक्सटेंडेड मिशन में
वॉयेजर 2 को यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लोर करना था। अब नेपच्यून को फ्लाई बाय करने के बाद प्लूटो का ऑर्बिट वहां से कुछ ऐसी पोजीशन में था कि वॉयेजर 2 का प्लूटो तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन वॉयेजर 1 वो तो सैटर्न को फ्लाई बाय करने के बाद प्लूटो तक जा सकता था, लेकिन क्या वो गया? नहीं। तो ऐसा क्या था कि जो मिशन हम 25 साल पहले कर सकते थे वो हमने नहीं किया? और क्या होता अगर 25 साल पहले वॉयेजर 1 प्लूटो को फ्लाई बाय करता? जानेंगे आज की इस वीडियो में। 12 नवंबर सन 1980 को वॉयेजर 1 सैटर्न के सबसे नजदीक से होकर फ्लाई बाय कर रहा था। दरअसल इससे पहले नासा और वॉयेजर टीम ने प्लूटो को एक ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ था, लेकिन 1980 के अंत तक आते आते इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया गया। वॉयेजर टीम और नासा को प्लूटो वाला ऑप्शन कुछ ज्यादा ही रिस्की लग रहा था। इसकी जगह पर उनके पास इससे ज्यादा एक्साइटिंग और लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन के रूप में। जहां पर नासा को मीथेन की नदियां और एटमॉस्फेयर मिला था, वहां पर बादल बनते थे और बरसात भी होती थी। मीथेन से भरी इस दुनिया पर जीवन के मिलने की संभावनाएं भी कहीं ज्यादा थीं। इसलिए नासा ने प्लूटो से किनारा कर लिया और प्लूटो एक लंबे समय तक अनएक्सप्लोर्ड ही पड़ा रहा। लेकिन क्या होता अगर वॉयेजर 1 को टाइटन न भेजकर सीधा प्लूटो की ओर भेज दिया जाता? तो वॉयेजर 1 1986 तक प्लूटो तक पहुंच जाता और इस समय तक वॉयेजर 2 अभी यूरेनस को स्टडी करके आगे बढ़ ही रहा था। न्यू होराइजन 2015 में प्लूटो के पास पहुंचा था, लेकिन अगर वॉयेजर 1 प्लूटो को सीधा फ्लाई बाय करता तो शायद हम 30 साल पहले ही ये कारनामा कर चुके होते। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे टेक्निकल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे होते। अंधेरा अनजाना सफर। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये था कि हम उस समय प्लूटो के बारे में बहुत कम जानते थे और वो हमारे सोलर सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, वो सोलर सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन करता है और उसे एक्सप्लोर करके हमारी साइंस को क्या मिल सकता है। ऐसे कितने ही सवाल थे जिन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। इसके अलावा वो समय था 1986 का, लेकिन प्लूटो के एटमॉस्फेयर को हमने करीब 2 साल बाद सन 1988 में डिस्कवर किया। इस समय तक प्लूटो को हमने सिर्फ आसमान में एक बिंदु के रूप में देखा था। वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, इसके बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके करीब 8 साल बाद सन 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार प्लूटो को देखा और हमने पहली बार प्लूटो की सरफेस को देखा था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 1986 में हम प्लूटो के कॉन्टेक्स्ट को जानते तक नहीं थे कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और ये बॉडी आखिर हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ी कैसे हुई है। हम इसको काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट की खोज 1992 में हुई थी, 1986 से करीब 6 साल बाद। इवन हम ये भी नहीं जानते थे कि ड्वार्फ प्लैनेट जैसी कोई चीज भी होती है और नेपच्यून के बाद भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। उस समय 1986 में हम प्लूटो से मिलती जुलती सिर्फ एक ही चीज के बारे में जानते थे और वो चीज थी नेपच्यून का चांद ट्राइटन। लेकिन वॉयेजर 2 को उस तक पहुंचने में अभी 3 साल और लगने वाले थे। हमें पता नहीं था कि हम ट्राइटन से क्या ही एक्सपेक्ट करें, लेकिन हम 3 साल इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि हम प्लूटो के साइज और उसके चांद शैरन के साइज के बारे में बखूबी जानते थे, ये भी कि उनकी सरफेस आइस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बनी हो सकती है और एटमॉस्फेयर तो खैर उस समय डिस्कवर ही नहीं हुआ था। प्लूटो के पूरे सिस्टम के बारे में हमें कोई खबर नहीं थी कि इसके कितने चांद हैं, और ये जानकारी किसी भी फ्लाई बाय मिशन के लिए बहुत अहम होती है ताकि हम सारी कैलकुलेशंस को वहां पर मौजूद बॉडी की ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ही करें। पर प्लूटो के सारे मून्स को हम 2005 से 2012 तक ही डिस्कवर कर पाए। कुल मिलाकर देखें तो 1986 में हमारे पास प्लूटो को फ्लाई बाय करने का ऑप्शन तो था, लेकिन हम प्लूटो के एड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ये एक अनजान जगह पर आंख बंद करके ड्राइविंग करने जैसा होता, जहां पर कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, और ऐसा रिस्क शायद कोई भी नहीं लेना चाहेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वॉयेजर 1 के पास ऑन बोर्ड कुछ कैमरास थे, स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट और सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स। इसके अलावा रेडियो एक्टिव बैटरी और कुछ डिफॉल्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए थे, जो कि ऑब्वियसली प्लूटो को एक्सप्लोर कर सकते थे। 1980 में जब प्लूटो तक जाने का डिसीजन लेना था, उस समय नेपच्यून और प्लूटो तक का डिस्टेंस भी लगभग सेम ही था।
अब क्योंकि वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स आज भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लूटो तक तो बिना किसी दिक्कत के काम कर ही जाते और हम प्लूटो तक की यात्रा सफलतापूर्वक कर लेते। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रोचक है जानने को। ये बात सही है कि वॉयेजर 1 प्लूटो और उसके चांद शैरन को मैप करने के काबिल था। वो प्लूटो के एटमॉस्फेयर और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकता था, लेकिन वॉयेजर टीम ने इस मिशन को छोटे छोटे मून्स को स्टडी करने के लिए नहीं बनाया था, जो कि प्लूटो के नजदीक मिलने ही वाले थे। और न ही वॉयेजर इतनी डिटेल के साथ प्लूटो को एक्सप्लोर कर पाता जितना कि हम न्यू होराइजन से कर पाए। और ये इसलिए क्योंकि वॉयेजर में 1970 के दशक के सेंसर्स को यूज किया गया था और उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसर और सेंसर्स के जगत में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया। और उसके बाद 21वीं सदी की शुरुआत में हमने न्यू होराइजन में लगने वाले सेंसर्स पर काम किया। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का गैप हमें साफ साफ झलकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वॉयेजर 1 के अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर में केवल 2 ही पिक्सल्स थे, लेकिन न्यू होराइजन के द एलिस अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर में 32,000 से भी ज्यादा पिक्सल्स थे, जो कि प्लूटो को वॉयेजर के मुकाबले 16,000 गुना ज्यादा एफिशिएंटली स्टडी कर पाए। न्यू होराइजन के पास वॉयेजर से कहीं अधिक बेहतर मैपिंग कैमराज मौजूद थे और रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट भी, जो प्लूटो के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर को स्टडी करने वाला था। इसके अलावा एक डस्ट इम्पैक्ट डिटेक्टर भी न्यू होराइजन पर लगाया गया था, पर वॉयेजर पर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर वॉयेजर के पास एक बड़ा एंटीना था और एक बड़ा बैटरी बैकअप भी, जिससे वो न्यू होराइजन से करीब 10 गुना ज्यादा तेजी से सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता था। लेकिन वहीं उसकी मेमोरी न्यू होराइजन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से जो डेटा सेट वॉयेजर से हमें मिलता वो बहुत ही कम होता। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर वॉयेजर 1 प्लूटो को विजिट करता तो हमें डेटा तो मिलता, लेकिन उस डेटा की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती जो हमें न्यू होराइजन से मिल पाई। डिस्कवरीज और डेटा। अगर वाकई में सन 1986 में वॉयेजर 1 को प्लूटो की ओर भेज दिया जाता तो फॉर श्योर आज वॉयेजर 1 के खाते में वो सभी डिस्कवरीज होती जो हमने 2015 में की हैं। पर हमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता डेटा और डाइवर्सिटी के साथ। न्यू होराइजन ने हमें 10 तरह का डेटा प्रोवाइड किया, वहीं वॉयेजर 1 के केस में ये डेटा सीमित रहता। सन 1986 में हमें काइपर बेल्ट के बारे में पता तक नहीं था और शायद हम उसे मिस कर देते। हम प्लूटो को छोड़कर कोई और काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को स्टडी ही ना करते, उस अंधेरे से भरे स्पेस में बस यूं ही आगे बढ़ते चले जाते। लेकिन न्यू होराइजन के साथ ऐसा नहीं हुआ। न्यू होराइजन मिशन में हमने प्लूटो के बाद भी कई प्राइमोडियल काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया। जरा सोचो कैसा लगता अगर प्लूटो के पास पहुंचने से बस 1 हफ्ते पहले हमें ये पता चलता कि प्लूटो के पास तो खुद का एटमॉस्फेयर है, इसके अलावा उसके छोटे छोटे चांद उसे ऑर्बिट करते हैं, उसकी सरफेस पर हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा नाइट्रोजन है और मीथेन भी इसके एटमॉस्फेयर को डोमिनेट कर रही है। सिर्फ 1 हफ्ते पहले ये पता लगना वाकई अमेजिंग होता। पर वॉयेजर टीम ये जरूर सोचती कि काश ये सब पहले पता होता। पर कोई गलती नहीं, यहाँ पर दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, दोनों की इतिहास में अपनी जगह है और दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही टीम, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक प्रशंसा के हकदार हैं। इनके फैसलों और लीडरशिप ने पूरी मानव जाति को इस सौरमंडल से बाहर कदम रखने का एक मौका दिया है। ये हैं असली सितारे इस कहानी के। और हाँ, ये भी, जब भी भविष्य में सौरमंडल से बाहर निकलने की कहानी सुनाई जाएगी तो इन्हें जरूर याद किया जाएगा। और प्लूटो वो भले ही करोड़ों साल पुराना हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, अभी तो हमने इसके बारे में जानना शुरू ही किया है। यही है वो ग्रह जिसका नाम तक अंधकार के देवता प्लूटो के नाम पर रखा गया है। काइपर बेल्ट, जहां हमारे सौरमंडल के अनेकों रहस्य दफन पड़े हैं, उसी काइपर बेल्ट का हिस्सा है ये प्लूटो ग्रह, जिसे आज हम बेशक एक बौने ग्रह यानी कि एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जानते हैं, लेकिन एक समय पर यह हमारे सौरमंडल के मुख्य ग्रहों में शुमार हुआ करता था। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि चट्टानी ग्रह हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम में मौजूद हैं और बाहरी सोलर सिस्टम में गैसीय ग्रह सूर्य को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो फिर नेपच्यून के बाद अचानक से एक बर्फीला और चट्टानी ग्रह कैसे आया। इसके अलावा प्लूटो पर चल रही हलचलें पूरे वैज्ञानिक खेमे को हैरान कर रही थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर प्लूटो पर ऐसा क्या चल रहा है जो उसे इतना मिस्टीरियस बना रहा है।
नासा के लिए भी प्लूटो को जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि प्लूटो हमारे सौरमंडल के बनने की प्रोसेस में एक अहम किरदार था। वो हमारे सौरमंडल और इससे परे की अंधकारमय दुनिया के बीच एक कड़ी था, जिसे जानने के बाद हम सोलर सिस्टम के अनेकों रहस्यों से पर्दा उठा सकते थे। और इसीलिए नासा ने न्यू हॉराइजन्स मिशन प्लूटो के लिए प्लान किया, जो कि 14 जुलाई सन 2015 को प्लूटो के नजदीक से फ्लाई बाय किया। और इस मिशन से जो डेटा हमें मिला वो हजम करना सबके बस की बात नहीं थी। हैरानी थी कि सूर्य से इतना दूर एक छोटा सा ग्रह अपने अंदर इतने राज कैसे छिपाए बैठा है। क्लाइड टोम्बाउ वो शख्स जिसने 18 फरवरी सन 1930 को प्लूटो की खोज की, और इस खोज के साथ ही रहस्यों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आगे आने वाले करीब 58 सालों तक प्लूटो और इसका वातावरण और यहाँ पर होने वाली हलचलें हम इंसानों के लिए रहस्य बनी रही। लेकिन फिर सन 1988 में कुछ खास हुआ। स्टेलर ऑक्यूलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर वातावरण की खोज कर डाली। न जाने कब से इस पल का इंतजार किया जा रहा था। स्टेलर ऑक्यूलेशन एक फिनोमिनन है जब कोई भी प्लैनेट या बॉडी किसी ब्राइट स्टार के सामने से होकर गुजरती है तो उस स्टार की लाइट में आने वाली ग्रेजुअल डिमिंग से एटमॉस्फेयर, प्लैनेट के साइज, रिंग्स और इसके अलावा काफी कुछ पता लगाया जाता है। जब सन 1988 में प्लूटो का स्टेलर ऑक्यूलेशन हुआ तो वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर एटमॉस्फेयर खोज ही निकाला, जिस पर न जाने कितने ही दशकों से लोग अटकलें लगा रहे थे। अगर प्लूटो पर एटमॉस्फेयर न होता तो स्टार से आने वाली लाइट प्लूटो के आगे आने की वजह से अचानक ही ब्लॉक हो जाती। लेकिन जब ये ऑक्यूलेशन हुआ तो स्टार लाइट धीरे धीरे कम हुई। स्टार लाइट की वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर लगभग चमक रहा था। स्पेस से प्लूटो की सरफेस तक आते आते एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ गई, जिसने स्टार लाइट को धीरे धीरे से ब्लॉक किया। वैज्ञानिकों ने मिले हुए डेटा और पैटर्न्स को स्टडी करके इसके एटमॉस्फेयर की लेयर्स का पता लगाया और इसमें मौजूद एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसों का भी पता चला, जिन एलिमेंट से इस प्लैनेट की सरफेस ढकी हुई है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने लाइट डेटा को ग्राफ किया तो उससे एक और कंक्लूजन सामने आया कि लाइट ने प्लूटो के एटमॉस्फेयर को सरफेस तक पेनिट्रेट नहीं किया था, जिससे वहां पर क्लाउड्स यानी कि बादल, धुंध आदि के संकेत भी मिले जो स्टार लाइट को रोक रहे थे। इसके अलावा लाइट कर्व में एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसी सिमेट्रीज दिखाई दी जिसने ये कंफर्म कर दिया कि ये डिमिंग एटमॉस्फेयर की वजह से ही है। और कुछ इस तरह से हमें पता चला कि प्लूटो ने भी गैसों का एक कंबल ओढ़ रखा है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब प्लूटो पर एटमॉस्फेयर की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी थी। अब एस्ट्रोनॉमर्स इस छोटे से रहस्यमय पिंड पर इसके एटमॉस्फेयर में होने वाले टेम्परेचर चेंजेस के बारे में जानना चाहते थे, जो कि इसके 248 साल के ऑर्बिटल पीरियड के दौरान आती हैं। आपको बता दें कि प्लूटो सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी के 248 सालों के बराबर समय में पूरा करता है। इसकी ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल है, इतनी ज्यादा कि जब ये पेरिहेलियन यानी कि सूर्य से सबसे कम दूरी पर होता है तो ये सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर रहता है। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को माना जाता है। और जब प्लूटो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है तो इसकी दूरी लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो जाती है, यानी कि सूर्य और हमारी पृथ्वी की दूरी का लगभग 50 गुना। लेकिन इसके ऑर्बिट में नजदीक और अधिकतम दूरी में आया ये 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का डिफरेंस प्लूटो के एटमॉस्फेयर और इसकी सरफेस पर इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री को जन्म देता है। ये हम जानते हैं कि प्लूटो एक रॉकी बॉडी है, लेकिन ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है। जब ये सूर्य के नजदीक आता है तो इसकी सतह का तापमान बढ़कर -220 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसी वजह से इसकी सतह पर जमी हुई बर्फ सब्लिमेट होकर इसके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉलिड फॉर्म में मौजूद कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में बदले बिना ही डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। तो प्लूटो पर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ तापमान के बढ़ने पर सीधा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में बदल जाती है। पहले एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना था कि जैसे जैसे प्लूटो सूर्य से दूर जाता है इसका एटमॉस्फेयर जम जाता होगा और -240 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने के बाद सारी गैसेस जम जाती होंगी और इस तरह से एक दिन प्लूटो का एटमॉस्फेयर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशंस ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट ये कह रहे थे कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर कोलैप्स नहीं बल्कि थिक होता जा रहा है, जो कि इसके सूर्य के अराउंड इसके एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से पॉसिबल हो पाता है।
इसके अलावा प्लूटो के एटमॉस्फेयर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका एटमॉस्फेयर जल्दी इवॉल्व होता है। रिसर्चर्स ने यह दावा किया कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की डेंसिटी पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड इस ग्रह के 300 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर तक फैली हुई है, उन मॉलिक्यूल्स को सोलर विंड्स अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो लगातार प्लूटो के एटमॉस्फेयर से कार्बन मोनोऑक्साइड गायब हो रही है। वो स्टेलर विंड्स के साथ इस अंधेरे अंतरिक्ष में कहीं खो जा रही है। तो फिर प्लूटो पर कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बढ़ सकती है? इसका उत्तर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको आगे वीडियो में जरूर मिल जाएगा। लेकिन इस बात में फिलहाल किसी को भी कोई डाउट नहीं है कि सूर्य से इतनी दूर मौजूद ये ग्रह पूरी तरह से ठंडा और जमा हुआ है। लेकिन यहीं से प्लूटो के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। थैंक्स टू मीथेन, जिसकी वजह से प्लूटो पर ग्लोबल वार्मिंग रहती है। जी हाँ, प्लूटो पर ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सूर्य से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख कर रख लेता है और इसी तरह से प्लूटो का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। मीथेन की वजह से प्लूटो के तापमान में एक ग्रेडियंट आता है, जिसमें ऊंचाई के साथ साथ प्लूटो का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट भी काम करता है। इसकी सरफेस पर प्रेशर 20 माइक्रोबार्स तक रहता है और ये हाइट के साथ साथ 3 माइक्रोबार्स तक जाता है और इसके बाद ये लगातार घटता ही चला जाता है वैक्यूम ऑफ स्पेस तक। यहीं से हॉट और कोल्ड एयर के इंटरैक्शन और हायर और लोअर प्रेशर के वेरिएशन की वजह से प्लूटो पर हवाएं चलती हैं। लेकिन हवाओं का निर्माण वर्टिकल टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से नहीं, बल्कि हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। अब प्लूटो पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव आते रहते हैं, जैसे कि सूर्य की अनइवन हीटिंग या फिर पहाड़ों की वजह से सूर्य की हीट न आने की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाते हैं। इसके अलावा सतह पर अनइवन नाइट्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी प्रेशर में बदलाव आते रहते हैं और इन्हीं हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट चेंजेस की वजह से प्लूटो पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इन हवाओं की वजह से पूरे प्लूटो पर बर्फ हर जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेटी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक एंजेला ने एक रिसर्च के दौरान ये पाया कि प्लूटो पर हवाएं कम से कम 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। हालांकि कई क्लाइमेट मॉडल्स ने ये भी सजेस्ट किया कि प्लूटो पर हवा की मैक्सिमम स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। ये हवाएं प्लूटो की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर बहती हैं और इस ऊंचाई पर सतह की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इन हवाओं की गति को कम कर सके। इसीलिए माना जाता है कि प्लूटो पर हवाओं की इतनी ज्यादा गति पॉसिबल है। ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी की ही तरह है, जहाँ पर हवाओं की गति ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान है कि प्लूटो पर यह स्पीड एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा है। प्लूटो पर हवाओं का ये रहस्य आज भी यूं ही गहराया हुआ है। लेकिन सौर हवाएं यानी कि सोलर विंड्स इस रहस्य को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। 6 अरब किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी सोलर विंड्स प्लूटो के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं। हालांकि पृथ्वी पर वो जितनी स्ट्रांग होती हैं, प्लूटो तक पहुंचते पहुंचते वो 1000 गुना ज्यादा कम डेंस हो जाती हैं। इन सौर हवाओं में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयोनाइज्ड हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जो कि प्लूटो तक 300 से 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पहुंचती हैं। प्लूटो के एटमॉस्फेयर में सोलर विंड्स और यूवी रेडिएशन दोनों ही मुख्य भूमिका में रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आयोनाइज्ड यूवी फोटॉन्स की वजह से प्लूटो की एटमॉस्फेरिक गैसेस भी आयोनाइज्ड हो जाती हैं और फिर वो सूर्य की इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पिक करके बाहर ले जाई जाती हैं। और कुछ इस तरह से सोलर विंड्स प्लूटो के एटमॉस्फेयर को स्पेस में लीक कर रही है। पर इस एक्शन की वजह से सोलर विंड्स खुद स्लो हो जाती हैं। फिजिक्स के लॉज कहते हैं कि मोमेंटम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मूविंग मास एंड वेलोसिटी हमेशा कंजर्व्ड रहता है एक सिस्टम में। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन कोलाइडिंग बॉडीज में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि सोलर विंड्स प्लूटो के एटमॉस्फेयर में आती हैं, इसके आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स प्लूटो के एटमॉस्फेयर से कुछ गैस पार्टिकल्स को आयोनाइज करके अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ पर साफ है कि सिस्टम में एक्स्ट्रा मास ऐड हो रहा है, इसीलिए मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए स्पीड यानी कि वेलोसिटी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है। ये मिस्टीरियस प्रोसेस हमेशा इसके एटमॉस्फेयर में चलती रहती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसके एटमॉस्फेयर में बादल और धुंध भी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन
कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन इसके एटमॉस्फेयर के मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। पृथ्वी पर हम इस भाग को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जहां ऊंचाई पर जाने से तापमान घटता है, जिससे आसमान में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में तापमान ऊंचाई के साथ दोबारा से बढ़ने लग जाता है। प्लूटो पर देखा जाए तो ट्रोपोस्फियर ज्यादा थिक नहीं है। इनफैक्ट ये केवल 1 या 2 किलोमीटर ही चौड़ा है, यानी कि प्लूटो पर बादल सतह के बेहद नजदीक बनते हैं। अब जब बादल बन रहे हैं तो बारिश भी होनी चाहिए और प्लूटो पर बरसती है बर्फ। लेकिन ये धरती पर गिरने वाली नॉर्मल बर्फ बिल्कुल भी नहीं होती। ये सिर्फ कॉम्पोजिशन से ही अलग नहीं है, बल्कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर की वजह से भी डिफरेंट है। पृथ्वी पर बेहद ही घना और थिक एटमॉस्फेयर है, जो कि बहुत से वाटर मॉलिक्यूल से भरा होता है। लेकिन प्लूटो के वातावरण में ये कंटेंट बहुत कम है। पार्टिकल्स बहुत महीन हैं, जिनका साइज माइक्रोन्स में होता है, तो इनसे फॉर श्योर धरती जैसे स्नोफ्लेक्स तो नहीं बनते। लेकिन फिर भी यहाँ की स्नो रेगुलर हेक्सागोनल सिमेट्री को तो फॉलो करती है। ये जैसे पृथ्वी के स्नोफ्लेक्स के बेबी की तरह होते हैं, बेबी स्नोफ्लेक्स। आसमान से सिर्फ बर्फ गिरते देखना एक स्पेस लवर को कहाँ पसंद है। रात के आसमान में अरोराज को देखने का अपना अलग ही मजा है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि प्लूटो का एक छोटा सा आइनोस्फीयर है और एक वीक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, जिससे प्लूटो पर भी अरोराज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से चांसेस काफी कम हो जाती हैं। प्लूटो का मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है और बिना मैग्नेटिक फील्ड के हम अरोराज की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्लूटो पर अरोराज का कॉन्सेप्ट भी अभी के लिए दूसरी चीजों के होने या ना होने पर डिपेंड कर रहा है। हालांकि अब जो रहस्य आप सुनने वाले हैं, उसने प्लूटो के बारे में हमारी पुरानी सारी मान्यताओं को बदल कर रख दिया है। हमने पहले भी बात की कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर लीक हो रहा है, लेकिन एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमर्स को चौंका दिया, और वो डिस्कवरी है क्रायोवोल्केनिज्म की। मटेरियल जैसे कि वाटर, अमोनिया और मीथेन का वोल्केनिक इरप्शन। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि लीकेज के बाद भी प्लूटो के एटमॉस्फेयर में गैसेस की अमाउंट बढ़ती जा रही थी। इवन पिछले कुछ दशकों में प्लूटो का एटमॉस्फेयर थिक हुआ है, तो उसका कारण भी यही क्रायोवोल्केनोज हैं। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई एक स्टडी में पता चला कि क्रायोवोल्केनो के लिए एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मीथेन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर किसी भी बॉडी पर इसमें से कोई भी चीज ज्यादा होती है तो समझ लें कि उस बॉडी पर क्रायोवोल्केनोज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ही प्लूटो के सबसे बड़े चांद शैरन पर भी क्रायोवोल्केनो होने की संभावनाएं भी मौजूद हैं। हालांकि हमारे पास डेटा है जो हमें प्लूटो के एटमॉस्फेयर के बारे में इतना कुछ बता रहा है। क्रायोवोल्केनो से निकलने वाली गैसेस इसके एटमॉस्फेयर में जाती हैं और इसी वजह से प्लूटो के एटमॉस्फेयर में गैसेस की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है, और यही वजह है कि प्लूटो पर एटमॉस्फेयर थिक होता जा रहा है। इन वोल्केनो से हमें पता चलता है कि प्लूटो के अंदर गतिविधियां आज भी चल रही हैं, यानी कि प्लूटो आज भी जिंदा है। हम इसके एटमॉस्फेयर, इसके ज्योग्राफिक फीचर्स, इसके मून सिस्टम और इस पर चलने वाली कुछ एक्टिविटीज को बहुत बेहतर तरीके से जान पाए हैं। लेकिन इस 12,500 किलोमीटर डायमीटर के एक छोटे से प्लैनेट पर आज भी अनेकों रहस्य दफन पड़े हैं, जिन पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन इतना कुछ जानने के बावजूद भी प्लूटो से रिलेटेड कुछ ऐसे भ्रम हैं जो लोगों के मन में हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर तो लोगों के पास हैं, लेकिन बदलते समय के साथ या तो वो पुराने हो गए हैं और या फिर बिल्कुल ही गलत हैं। जैसे कि प्लूटो का नाम क्या एक डिज्नी कैरेक्टर के ऊपर रखा गया है? क्या प्लूटो कभी नेपच्यून का चंद्रमा हुआ करता था, या फिर प्लूटो एक आइसी वर्ल्ड है? ऐसे कई सवाल हैं जो प्लूटो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मिथ नंबर 1, प्लूटो नाम पहले डिज्नी कैरेक्टर का था। अगर आप डिज्नी के इन कैरेक्टर्स की क्रोनोलॉजी देखोगे तो ये मिथ यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्लूटो की खोज सन 1930 में हुई थी, और हालांकि फेमस डिज्नी डॉग ने भी 1930 में ही डेब्यू किया था, पर शुरुआत में इस डॉग का नाम रोवर रखा गया था। प्लूटो द पप नाम का एक कैरेक्टर भी था, लेकिन उसको भी सन 1931 तक ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जिस लड़की ने इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा था वो प्लूटो द डॉग से लिया गया था, लेकिन अब ये प्रूवन है कि उस डॉग का नाम प्लूटो प्लैनेट से इंस्पायर्ड था। आपको बता दें कि वैनिटी ऑफ फेयर 1930 में जब एक स्कूल गर्ल थी
तब उन्होंने इस ग्रह को प्लूटो नाम दिया था। 2006 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। मिथ नंबर 2, प्लूटो इज टाइनी। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है, तो ये बहुत छोटा होगा, किसी एस्टेरॉयड जितना। लेकिन आपको बता दें कि प्लूटो 2360 किलोमीटर डायमीटर का एक बड़ा आकार रखता है, जो कि हमारे चांद का 2/3 है, और इसे जुपिटर के ओशियन वर्ल्ड मून यूरोपा से भी कंपेयर किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो के सबसे बड़े चांद शैरन का आकार इसके आकार का लगभग आधा है। शैरन का डायमीटर 1207 किलोमीटर है, जबकि प्लूटो का डायमीटर 2360 किलोमीटर है, और इसीलिए कभी कभी इन दोनों को बाइनरीज भी बोला जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि काइपर बेल्ट में सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट प्लूटो ही है, यानी कि नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट प्लूटो ही है। काइपर बेल्ट में कॉमेट्स मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ कुछ ही किलोमीटर बड़े होते हैं। कुछ कॉमेट्स सैकड़ों किलोमीटर बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन प्लूटो बाकी के ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस से भी बड़ा है। मिथ नंबर 3, इट्स डार्क देयर ऑल द टाइम। प्लूटो का ऑर्बिट सूर्य से एवरेज 4.8 अरब किलोमीटर दूर है, और ये दूरी वाकई बहुत ज्यादा होती है। प्लूटो से देखने पर हमारा सूर्य किसी आम तारे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा चमकदार। और इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि प्लूटो की सतह पर हमेशा 24 घंटे एकदम स्याह अंधेरा रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन के समय प्लूटो पर उतना अंधेरा नहीं होता जितना कि लोग सोचते हैं। ये कुछ ऐसा होता है जैसा पृथ्वी पर गहरे रंग के बादलों से होता है, और या फिर जब सूरज छिपने वाला होता है तब के समय जितना अंधेरा होता है यहाँ पृथ्वी पर, सिर्फ उतना ही अंधेरा वहाँ प्लूटो पर भी देखने को मिलता है। मतलब ये कि अगर इंसान वहाँ पर जाता है तो वो बेशक वहाँ पर सब कुछ देख पाएगा, लेकिन कुछ केसेस में वहाँ पर हमें लाइटिंग की जरूरत पड़ सकती है। मिथ नंबर 4, प्लूटो वाज वंस अ मून ऑफ नेपच्यून। ये पुरानी थियरी है जो कि प्लूटो की खोज के तुरंत बाद ही पॉपुलर हो गई थी, और 1965 में इस थियरी को डिसप्रूव भी कर दिया गया था। लोगों को लगता था कि प्लूटो कोई काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लूटो एकदम गोल है, जबकि काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स ऐसी गोल नहीं है। उसकी बनावट हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम के किसी ग्रह की तरह दिखाई देती है, और यही वजह थी कि लोगों में ये भ्रम था कि प्लूटो नेपच्यून प्लैनेट का एक चांद है, और किसी कारण की वजह से वो नेपच्यून से अलग हो गया है। लेकिन बाद में जब ऑर्बिटल रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से इन दोनों बॉडीज को देखा गया तो पता चला कि ये दोनों बॉडीज कभी भी इतनी करीब नहीं थी, जिससे ये संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि प्लूटो कभी नेपच्यून ग्रह का चांद भी हुआ करता था। मिथ नंबर 5, प्लूटो इज एन आइसी वर्ल्ड। मॉडर्न टेलीस्कोप्स और न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट से प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली गईं, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्लूटो पूरी तरह से बर्फ से घिरा पड़ा है, और ये बर्फ सिर्फ पानी से ही नहीं बनी है, ये बनी है जमी हुई नाइट्रोजन, जमी हुई मीथेन आदि से। प्लूटो की डेंसिटी को अगर देखा जाए तो वहां से हमें पता चलता है कि इसकी डेंसिटी वाटर आइस की डेंसिटी से लगभग डबल है, जिसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसका 2/3 भाग रॉक्स यानी कि चट्टान से बना है, और 1/3 हिस्सा आइस का है। इसीलिए ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि प्लूटो एक रॉकी बॉडी है, जिसका ऊपरी हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। मिथ नंबर 6, प्लूटो इज एयरलेस। सन 1980 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर एटमॉस्फेयर की खोज कर ली थी। प्लूटो के एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन ही मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर है। लेकिन इसके साथ ही प्लूटो के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की भारी मात्रा पाई जाती है। हालांकि फिर भी अगर पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, और स्पेस में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही दूरी तक फैला हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग 600 किलोमीटर तक रहता है, जो कि पृथ्वी के रेडियस का करीब करीब 10% है। वहीं पर अगर प्लूटो की बात की जाए तो ये 7 प्लूटो रेडियाई तक फैला हुआ है, यानी कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम खुद प्लूटो के वॉल्यूम से लगभग 350 गुना ज्यादा है। और इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि प्लूटो पर हवा नहीं है। प्लूटो पर हवा बिल्कुल है, लेकिन जब कभी प्लूटो अपने ऑर्बिट में सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो उसके एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस ठंड की वजह से जम जाती हैं, और तब वहां पर हवा की कमी हो जाती है। लेकिन जब प्लूटो सूर्य के नजदीक आ जाता है
तो बर्फ पिघलती है और वातावरण में हवा और गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्लूटो का वातावरण कुछ इस तरह से काम करता है। मिथ नंबर 7, प्लूटोज ऑर्बिट इज वन ऑफ अ काइंड। प्लूटो का ऑर्बिट सूर्य के इर्द गिर्द एकदम सर्कुलर नहीं है, बल्कि एलिप्टिकल है। ये सूर्य के सबसे नजदीक 4.43 अरब किलोमीटर दूर तक आ जाता है और अपने सबसे दूरी के पॉइंट पर यह सूर्य से 7.36 अरब किलोमीटर दूर हो जाता है। इसके साथ ही प्लूटो की ऑर्बिट हमारे सोलर सिस्टम के एक्लिप्टिक प्लेन से 17 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है और बाकी के ग्रहों की ऑर्बिट के कंपैरिजन में प्लूटो की ऑर्बिट काफी ज्यादा अलग है। इसके साथ ही प्लूटो की ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करती हुई निकलती है, जिसकी वजह से करीब 20 सालों तक ये नेपच्यून की ऑर्बिट से आगे रहता है, जिसकी वजह से सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सर्वसहमति से प्लैनेट्स की ऑफिशियल लिस्ट से बाहर कर दिया था और ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया था। लेकिन अगर काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए तो अन्य ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस और ह्यूमेया के ऑर्बिट प्लूटो से भी ज्यादा एलिप्टिकल और इंक्लाइंड हैं। तो प्लूटो ना ही एक्सट्रीम काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है और ना ही हमारे ऑफिशियल प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मिथ्स जो लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई इनसे काफी अलग होती है। प्लूटो के कई ऐसे और भी रहस्य हैं जो हमें हैरान करते हैं। दोस्तों, एक समय प्लूटो को ग्रह माना गया था, लेकिन आज इसे एक बौने ग्रह का नाम दिया गया है। वहीं सन 1990 के दशक में प्लूटो तक पहुंचना हमारे वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि प्लूटो सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर था और ये काफी पिंडों से घिरा हुआ भी है। शायद यही वजह रही कि यहाँ पर पहुंचना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ प्लूटो पर रिसर्च और ज्यादा बढ़ती गई और एक समय इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुल 9 ग्रहों में से एक ग्रह मान लिया गया था। लेकिन आज से कुछ सालों पहले इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। साल 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह का दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसके बाद प्लूटो से ये दर्जा वापस ले लिया गया, क्योंकि ये ग्रह होने की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर पाया था और इस तरह से इसे ग्रहों की सूची से बाहर निकालकर बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। आपको बता दें कि प्लूटो ग्रह की खोज सबसे पहले 18 फरवरी सन 1930 को खगोल शास्त्री क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बाउ ने अमेरिका में एरिजोना की लॉवेल ऑब्जर्वेटरी में की थी। अमेरिकी वैज्ञानिक टॉम्बाउ ने इस ग्रह की खोज तब की जब उनको यूरेनस और नेपच्यून के मोशन की कैलकुलेशन में किसी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से डिफ्लेक्शन नजर आया और उन्हें यह ग्रह दिखाई दे गया। प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन की एक स्टूडेंट ने रखा था और उसका कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी अक्सर अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम भी प्लूटो ही रखा जाना चाहिए। साथ ही इस ग्रह का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। आपको बता दें कि प्लूटो 248 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और इसके कुल 5 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह शेरन है। इसकी खोज सन 1978 में हुई थी। इसके बाद सन 2005 में हाइड्रा की खोज हुई और इस तरह से निक्स 2011 में और कॉर्बेरोस 2011 और 2012 में स्टिक्स उपग्रह की खोज की गई थी। वहीं प्लूटो को ग्रहों से अलग करने के पीछे की बड़ी वजह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा ये बताया गया कि प्लूटो प्लैनेट की डेफिनेशन के सारे क्राइटेरियाज को पूरा करने में असमर्थ रहा है। IAU के मुताबिक प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मानी जाती है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस तरह से बचे हुए 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इसको भी चक्कर लगाने होते हैं। वहीं उस ऑब्जेक्ट के पास इतना ग्रेविटेशनल मास होना चाहिए जिससे कि वो एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि एक गोल आकार हासिल कर सके और उसमें इतना बल हो कि वो सूर्य के आसपास अपने फ्री ऑर्बिट बना सके और स्वतंत्र रूप से घूम सके। लेकिन इसकी कक्षा नेपच्यून के ऑर्बिट से टकराती है और इस तरह से प्लूटो एक ग्रह होने के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। इसीलिए इसे एक पूर्ण रूप से ग्रह नहीं माना जा सकता और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा सभी के बहुमत से एक सहमति बनी कि प्लूटो को एक पूर्ण ग्रह नहीं बल्कि एक बौना ग्रह माना जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि प्लूटो से जुड़े कुछ अनजाने रहस्य भी सामने आए हैं, जिनमें से एक है प्लूटो पर जमी हुई बर्फ। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्लूटो पर जो बर्फ जमी हुई है वो सफेद रंग की नहीं बल्कि ये बर्फ लाल रंग की है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्लूटो पर जब नासा द्वारा रिसर्च की गई तो यहाँ पर एक साथ कई ज्वालामुखी सामने आए
और ये धरती पर मौजूद ज्वालामुखियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बर्फीले ज्वालामुखी हैं जिन्हें क्रायोजेनिक वोल्केनोज कहा जाता है। ये आम ज्वालामुखी की तरह लावा नहीं उगलते, बल्कि ये बर्फ उगलते हैं। नासा द्वारा बताया गया कि यहाँ पर करीब 10 ऐसे ज्वालामुखी मिले हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं नासा द्वारा ये भी बताया गया कि इस तरह के ज्वालामुखी अभी तक सिर्फ प्लूटो पर ही देखे गए हैं। ऐसे ज्वालामुखी किसी अन्य ग्रह पर मौजूद नहीं है। साथ ही अन्य ग्रहों पर मौजूद ज्वालामुखी की तुलना में प्लूटो के इन ज्वालामुखियों की क्रिएशंस में काफी ज्यादा अंतर पाया गया। ये काफी अलग परिस्थितियों में मौजूद हैं। यहाँ के अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर में हैं। इसीलिए इनसे निकलने वाले बर्फीले दबाव का मिश्रण भी अलग है। इसके पतले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। हालांकि प्लूटो का आसमान बिल्कुल नीला है, लेकिन इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के कारण इससे निकलने वाली बर्फ का रंग भी लाल नजर आता है, जो कि यहाँ पर होने वाले कई तरह की बदलती हुई कॉम्पोजिशंस का ही एक रूप है। प्लूटो जब सूर्य की परिक्रमा करता है तब एक समय पर यह सूर्य से काफी ज्यादा दूर हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ठंड बढ़ने लगती है। जिससे होता यह है कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेज बर्फ बनकर सतह पर जम जाती हैं। प्लूटो के बर्फ से ढके पहाड़ ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो पृथ्वी पर हों, लेकिन शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि ये बर्फीले पहाड़ वास्तव में मीथेन फ्रॉस्ट से बने हैं। ये पहाड़ सोलर सिस्टम में एकदम यूनिक हैं और ऐसा सिर्फ हमें प्लूटो पर ही देखने को मिलता है। इस समय प्लूटो सूर्य से करीब 3.6 अरब मील की दूरी पर स्थित है। वहीं अंदाजा लगाया जाए तो ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी से करीब 40 गुना ज्यादा है। प्लूटो की जब से खोज हुई है तब से काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। साल 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के बिल्कुल पास होकर गुजरा था, जिसने प्लूटो की कक्षा के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी और ये भी बताया कि ये बहुत ही ज्यादा असामान्य है। रिसर्च में ये पता लगा कि प्लूटो में काफी ज्यादा उथल पुथल आज भी देखी जा रही है, जिसका मतलब ये है कि प्लूटो आज भी एक्टिव है, प्लूटो आज भी जिंदा है। वहीं एरिजोना यूनिवर्सिटी की ल्यूनर एंड प्लेनेटरी लेबोरेटरी में प्रोफेसर रेणु मल्होत्रा और क्यूबन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर ताकाशी ईतो के शोध के अनुसार प्लूटो की कक्षा मूल रूप से उन ग्रहों की कक्षा से अलग है जो कि सूर्य को सर्कुलर रोटेशन करते हैं। सूर्य इसकी कक्षा की भूमध्य रेखा के पास और बाहर की ओर होता है, जिससे इसकी कक्षा थोड़ी सी वृत्ताकार हो जाती है, जिसे हम इसेंट्रिक ऑर्बिट भी कहते हैं, और ये कक्षा अन्य ग्रहों की कक्षा से टकरा जाती है। ये कक्षा बहुत ही ज्यादा दीर्घवृत्ताकार होती है और सोलर सिस्टम के तल से 17 डिग्री तक झुकी हुई भी है। इसका इस तरह से घूमने का मतलब यही है कि प्लूटो अपने हर चक्कर में 20 ऐसे साल गुजारता है जब वो नेपच्यून के पास उसके कक्षा में जाते हुए देखा जा सकता है। वैसे प्लूटो यूरेनस और शुक्र ग्रह की तरह उल्टा घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में अस्त होता है, और ऐसा ही कुछ नजारा हमें शुक्र ग्रह और यूरेनस पर भी दिखाई देता है। वहीं हमारी बात की जाए पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी सीधी दिशा में घूमती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन प्लूटो पर ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि प्लूटो सूर्य की परिक्रमा करने में काफी ज्यादा समय लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, लेकिन वहीं पर प्लूटो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल का समय लेता है। उसका एक साल हमारे 248 सालों के बराबर है। प्लूटो से जुड़ी हुई एक और खास बात है जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। आपको बता दें कि प्लूटो की सतह पर एक दिल का आकार बना हुआ है, जिसे प्लूटो का दिल भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। साथ ही प्लूटो के एकदम चमकीले भाग की तरफ स्थित है, जिससे इस जगह को एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, इस तरह के और भी कई रहस्य हैं जो प्लूटो पर छिपे हुए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक लगातार खोजने में जुटे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।